हुकूमत इतनी सेंसिटिव है इस SCO समिट के बारे में क्यों है? कम से कम लिबादा उड़ने का मौका मिलेगा दुनिया के सामने कि हम एक जायज़ हुकूमत है। इंडिया के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए, हमारे रिलेशंस पर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान की ख्वाहिश तो होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, और पाकिस्तान को भी थोड़ी सी अपनी एक सेल्फ एस्टीम का मुजाहरा करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें और खुदा हाफिज़ कहना। सऊदी अरब की जानिब से ऐलान हुआ कि पाकिस्तान के लिए $5 अरब की सरमायाकारी का। हमारे दोस्त हमारे साथ दोबारा लाइन अप हो रहे हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद ज्यादा कब आती? जब उनकी सिक्योरिटी का कोई मसला होता है। इसराइल ने अभी हरकत की है, मामला एस्केलेट ना हो जाए। Saudis cannot defend themselves। उससे शायद कुछ लोगों में उम्मीद जागी है कि सर आई एम हियर सर, कोई काम दें सर। अचानक इतनी मोहब्बत है, कहाँ से जाग गई मोहब्बत सचियां? जो सऊदी लिफ्ट नहीं करा रहा था आपको थोड़े दिनों पहले, अब उनका इतना हाई लेवल डेलीगेशन कि वो अल बैक लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान ये लेकर आ रहे हैं। हमारे जो किस्मतों को डिसाइड करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि लोगों को प्रेश दबा लें, अगर कोई सर उठाए तो उसको दबा दो, कुचल दो, तो हम स्ट्रक्चरली इस इकोनॉमी को जो है ना वो फिक्स करने में कामयाब हो जाएंगे। कितना कामयाब होंगे मुझे नहीं पता। देयर आर फेलियर केसेस एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ा इवेंट हुआ है और कामयाब हुआ है। SCO समिट हुई है और इसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए हैं, दिगर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। और इसके अलावा एक बड़ी ख़बर यह है कि स्टेट बैंक ने 3.4 ट्रिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में सरमायाकारी की बातें भी एक बार फिर हो रही हैं। सऊदी अरब $2 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और आज की पॉडकास्ट में हम इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे हरदिल अजीज़ अदील अज़हर साहब, जो हमारे लिए वक्त निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक फैसल, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदील भाई, SCO समिट हुई अभी, ठीक है, और काफ़ी बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा आए। हमने एक नो डाउट एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, अच्छा पैगाम गया होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा आगे चल के? देखिए, पाकिस्तान एक तरह की फैसल एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के हम टाइम से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसा लगने लगा पिछले कुछ साल से कि हम एक इर्रेलेवेंट से मुल्क हो गए हैं। फ़लस्तीन, गज़ा के मसले के ऊपर मुसलमान मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, 8-10 मुल्कों को बुलाया जाता है, हमें कोई पूछता नहीं है। हमारे यहाँ ईरान, इसराइल, हालात ऐसे चल रहे हैं, यार वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। कोई इज्जत ही नहीं लगती अपनी, ना कोई बहुत ज़्यादा मुल्कों के लोग यहाँ पर आते हैं, ना हमारे वजीर आजम को कोई बहुत सारा बुलाता है। आपको बुलाते भी हैं तो वो आपको पता है वो भी घबराते हैं हमें बुलाने तो से। खुद गले पड़ते हैं। वो तो हम खुद भी, हमारे वजीर आजम बोल चुके हैं ना कि मुझे पता नहीं मांगना पसंद नहीं है लेकिन मेरी मजबूरी है। लेकिन आई थिंक SCO, मैं कहूँगा कि काफ़ी दिनों बाद जो ये इवेंट हुआ है, एक ताज़ा हवा का झोंका डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आई थिंक बड़े दिनों बाद, आई थिंक आखिरी जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी इमरान खान की हुकूमत के इख्तितामी दिनों में, अगर आपको याद हो, एक OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको अब हुए हुए तकरीबन कोई 2.25 साल के करीब हो चुके हैं। तो उसके बाद एक बड़ी मल्टीलैटरल एक ये कॉन्फ्रेंस हुई है हेड ऑफ द स्टेट लेवल की, और मेरे ख्याल से तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। इंडिया के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आए और ये एक बड़ा स्टेप कहा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इससे कोई हमारे रिलेशंस पर भी असर पड़ेगा? वैसे तो इसाक डार साहब ने कह दिया है कि हमारी 1-on-1 मुलाकात ऐसी कोई शेड्यूल नहीं है, सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक जो अमूर होंगे इन्हीं पे बात होगी। तो आपको क्या लगता है कोई होती हैं मुलाकातें ऑफ द रिकॉर्ड भी? नहीं, मैं अगर आप मुझसे बात करें तो इस वक्त ना हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई बेचैनी या बेकरारी है पाकिस्तान से बात करने के लिए, ना पाकिस्तान इस वक्त कोई, शायद मैं ये बोलूँगा कि हाँ, एक पाकिस्तान की ख्वाहिश तो होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, उनकी जो सिफारतकारी है, वो पाकिस्तान को एक इर्रेलेवेंट मुल्क समझते हैं। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान एक पराया स्टेट है जिससे उनको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं हमेशा अपने रेडियो शो या जहाँ भी मैं बात करता हूँ वो ये कि हिंदुस्तान में सियासत में पाकिस्तान का एक रोल है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। कोई अगर बोल भी देगा ये हिंदुस्तान का एजेंट है, हमारे यहाँ इस हिंदुस्तान के एजेंट को इतना यूज़ कर लिया किया है वर्ड कि अब ये लोकली इर्रेलेवेंट सी बात हो गई है। इंडिया में भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान कार्ड बहुत खेला जाता है, और वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट, फिलहाल अगर मोदी साहब की एक गवर्नमेंट, क्योंकि उनका इतना एंटी पाकिस्तान स्टैंस रहा है कि
उनको पाकिस्तान की तरफ इस वक्त वो कोई इस तरह का शाइबा या कोई इस तरह का इंडिकेशन भी नहीं देना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान की तरफ कोई गर्मजोशी के ताल्लुकात जो है वो इस्तवार करना चाहते हैं। तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ना थी जयशंकर साहब के आने से, और आपने आके देख भी लिया। ये बड़े हॉकिश सोच रखने वाले ये साहब हैं मिस्टर जयशंकर। अभी इन्होंने सितंबर में जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी वो बहुत एंटी पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान को एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही निचले दर्जे का मुल्क जो है, जिस तरह हिंदुस्तान में निचली जात के लोग हिंदुओं में होते हैं, इस तरह पाकिस्तान को उसी तरह का मुल्क करार देते हैं। सो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ना थी इनके हवाले से, ना और पाकिस्तान को भी थोड़ी सी अपनी एक सेल्फ एस्टीम का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है जी, आए हमारे मेहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें और खुदा हाफिज कहें उनको। आदिल भाई, बड़ा इवेंट था, तो आपको क्या लगता है कि इससे हुकूमत को अपना इमेज बेहतर करने में भी मदद मिलेगी? क्योंकि 47 की हुकूमत है और अजीबोगरीब इल्जामात लगते हैं, धांधली के नतीजे में आई, कुछ फेस सेविंग मिलेगी इस इवेंट के बाद? आई थिंक फैसल, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज मुझे भी जाती तौर से जब मैं ये देख रहा था कि ये हुकूमत इतनी सेंसिटिव इस SCO समिट के बारे में क्यों है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उनको एक तरह की एक एक कम से कम लिबादा उड़ने का मौका मिलेगा दुनिया के सामने कि हम एक जायज़ हुकूमत हैं। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ली चैंग आए, आपने देखा किस तरह उनका फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ साहब उनको एयरपोर्ट लेने गए हुए थे। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक हुकूमत को लेजिटिमेसी का जो एक लिबादा वो ओढ़ सकते हैं इसके बाद कि वी आर द रियल। वो तो पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, उनको क्या समझती है, लेकिन दुनिया को कम से कम दिखाने का उनको ये मौका मिला कि हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। और आई थिंक गवर्नमेंट की अपनी PR के लिए जो है ये जो इजलास हुआ है, ये SCO जो समिट हुआ है, ये इनके लिए बड़ी कामयाबी है, इसमें खैर कोई शक नहीं होना चाहिए। और आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को? मेरे ख्याल से देखिए, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने वी हैव पुट अप अ गुड शो। बहुत सारे मेहमान आए। देखिए, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक खास मकसद के लिए चाइना ने ये तंजीम बनाई थी और एक सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न पावर्स को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। बदकिस्मती की बात सिर्फ ये होगी, जैसे मैंने पहली बात बोली, पाकिस्तान गुजरते वक्त के साथ साथ काफ़ी इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। आप देखें कि जी CPEC था, वो भी अब काफ़ी हद तक उस पर ब्रेक लग गए हैं। चाइनीज़, जब दहशतगर्दों का दिल चाहता है चाइनीज़ को यहाँ पे मार देते हैं। आप ये देखिए, इतना बड़े वाक़या हो गया कराची में, यहाँ से कुछ 3 या 4 किलोमीटर दूर की बात है जहाँ हम बैठे हुए हैं इस वक्त, 2 चाइनीज़ जो कि एक पावर प्लांट में काम करने के लिए आ रहे थे, उनको मार दिया गया। हमारे यहाँ मीडिया में उस पर बात ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे पब्लिक डिस्कोर्स से इस डिस्कशन को ही निकाल दिया गया है। तो हम तो जी बड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं चाइना को, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनियों के बड़े बड़े रिसीवर्स पड़े हुए हैं हमारे पास जो हम पे नहीं कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए, मैं भी यही समझता हूँ। बाकी हम इस हुकूमत की रियलिटी क्या, आई थिंक पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। और मैं जितना पाकिस्तान, अभी पिछले महीने भी मैं काफ़ी पहाड़ों पे निकला हुआ था और वहाँ पे बच्चों से मुलाकात हुई, लोकल से मुलाकात हुई। इस हुकूमत की क्या औकात है, वी ऑल नो अबाउट इट। लेकिन इंटरनेशनल फ्रंट पे मैं ये समझता हूँ इनके लिए एक बड़ी सक्सेस है ये। आदिल भाई, थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आते हैं। मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों सऊदी अरब की जानिब से ऐलान हुआ कि पाकिस्तान के लिए $5 अरब की सरमायाकारी का, जिसमें से अभी हमने वफ्द भी देखा कि वो आया हुआ था और $2 अरब सरमायाकारी की बातें हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे दोस्त हमारे साथ दोबारा लाइन अप हो रहे हैं? हालात बेहतर हो रहे हैं? हमारे दोस्त नहीं, हमारा दोस्त एक सऊदी अरब जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त काफ़ी पाकिस्तान की तरफ उनका जो है वो झुकाव है। देखिए, एक बात फैसल, 2-3 बातें यहाँ याद रखने की हैं। कोई सा भी मुल्क किसी भी मुल्क में बिलावजह इन्वेस्टमेंट नहीं करता। सऊदी अरब की 2 बड़ी अहम वजूहात हो सकती हैं यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की, बल्कि मैं 3 वजूहात समझता हूँ। एक तो ये है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स जिस प्राइस के ऊपर इस वक्त सऊदी अरब को देने को तैयार हैं, आई मीन रिकॉर्ड एक का, हम हुकूमत पाकिस्तान अपना बहुत बड़ा शेयर जो है वो अब उठा के सऊदी गवर्नमेंट को दे रही है एट व्हाट अराउंड $2 बिलियन जो अमाउंट आ रहा है। ज़रा ये अच्छा आदिल भाई, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइएगा कि ये रेकोडिक का है क्या, शेयर डिवीजन क्या है, मतलब किस तरह से डिवाइड किया गया है? देखिए, रेकोडिक में जो इस वक्त मेन जो पार्टनर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो इसमें बैरिक गोल्ड जो है, जो कि कंपनी, अगर हम और पीछे चले जाते हैं, सो देखिए, ये जिस वक्त जनरल मुशर्रफ के टाइम पे हमने पहली बार रेकोडेक का जिक्र सुना था, सो रेकोडेक में ये अंदाजा हुआ था, इस कंपनी ने सर्वे किया, ये 2 कंपनियों का एक कंसोर्शियम था, जिसमें एक चिलियन कंपनी थी जिसका नाम एंटोफगास्टा था और एक बैरिक गोल्ड थी। और इन दोनों कंपनीज ने मिलकर जो है वो ये डिस्कवर किया था कि यार यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कॉपर और गोल्ड जो है वो मौजूद है।
उन्होंने फिर इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। बदकिस्मती जनरल मुशर्रफ साहब चले गए, इफ्तिखार चौधरी के हाथों ये प्रोजेक्ट लग गया और इफ्तिखार चौधरी ने इस प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी कर दी। यानी मेरे ख्याल से अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ी कारी ज़रबे लगाई हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब उसमें से एक थे कि स्टील मिल्स वाली पूरी गेम ऑफ की। वो आप पता नहीं इस वक्त तवार की कहाँ से कहाँ पहुँचा चुकी होती है उसको। और दूसरी जो गेम हुई वो ये रेकोडेक वाली हुई, अब तक हम प्रोडक्शन में कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। बल्कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम से मेरी जब उनके आखिरी बार जब पाकिस्तान में वो थे, उनके जाने से पहले जब मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया ये था मुझे कि ये शायद अब इस वक्त तक पाकिस्तान पता नहीं कितने अरब की एक्सपोर्ट्स जो है वो अपनी कॉपर और गोल्ड की जो है वो कर रहा होता। हुआ ये कि फिर ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया और ये दोनों कंपनियां जो हैं, इनका कंसोर्शियम हुकूमत पाकिस्तान को लेकर चला गया एट द आर्बिट्रेशन कोर्ट वर्ल्ड बैंक की, और पाकिस्तान के खिलाफ 6 अरब डॉलर का जो है आपको पता है हर्जाना अदा करना था, जो कि फिर आपको पता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो इन दोनों कंपनियों को मनाने में तैयार हो गई। उसमें डिसाइड ये हुआ दैट एंटोफगास्टा विल बी पेड बाय बैरेक गोल्ड, वो इस प्रोजेक्ट से निकल जाएगी, खुदा हाफिज जो खर्चा हुआ पैसे लेकर उसमें सूद समीत वापस कर दिया, एंड बैरेक गोल्ड वुड बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, प्राइवेट शेयर होल्डर इन दिस। इसके अलावा जो इसमें और प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का एक बड़ा शेयर था, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना शेयर जो है उसमें से निकाल के सऊदी अरेबिया को दे रही है। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी गवर्नमेंट के पास अब एक बहुत थोड़ा सा इसका हिस्सा रह जाएगा। सो बलूचिस्तान गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट और बैरेक गोल्ड, ये इसके 3 सबसे बड़े जो है वो प्लेयर्स इस पूरी गेम में रह जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब इस गेम में आ तो गया। अच्छा, सऊदी अरब की एक बड़ी मिनरल कंपनी है जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन फैसल जो एक कैच है इसमें बहुत बड़ा वो ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड या कॉपर निकालने की बात हो रही है या उसकी रिफाइनिंग की भी बात हो रही है, बिकॉज सारी गेम वैल्यू एडिशन में होती है। कोई एक मेटलर्जिस्ट से मेरी एक बार बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि ये जो गोल्ड और कॉपर होता है ना, ये एक पत्थर की तरह होता है और इसमें कुछ लकीरें पड़ी हुई होती हैं, जिसमें एक कॉपर की लकीर और एक सोने की लकीर। ही उन्होंने मुझे कहा था, मुझे नहीं पता है कितना दुरुस्त है, आई एम श्योर मेटलर्जिस्ट है तो उन्हें ठीक पता होगा। क्या हम वही खाम जो मटेरियल है उसको, और जिसे आप कहते हैं, उठा के वो सऊदी अरब ले जाएंगे और सऊदी अरब में उसकी रिफाइनिंग होगी तो भैया हमारे लुट गया, बर्बाद हो गया, फिर से कुछ हमारे हाथ नहीं आना। और मुझे पूरा यकीन है कि हम ऐसी ही कोई डील करके बैठे हुए होंगे, यानी हम ना सेंडेक में कुछ कर पाए खास, ना हम यहाँ पे कुछ करेंगे, बिकॉज हम इतनी पोजीशन ऑफ वीकनेस से आके फैसल ये डीले करते हैं। गवादर की मिसाल हमारे सामने, गवादर की मिसाल हमारे सामने, एक अजीब रेलेवेंट सी वो पोर्ट है। बट बहरहाल अब आते हैं जी, सऊदीज ने क्यों इन्वेस्ट किया। एक तो एक है जी, इनको ये बड़ी जो है ना वो डील बड़ी आसान मिल गई और बड़ी अच्छी उनको जो है वो डील मिल गई। दूसरा ये कि जी सऊदीज 100 अरब ला रहे हैं, इतना ला रहे हैं, फलाना ला रहे हैं, इतने एमओयू साइन कर लिए। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री में सऊदी एमओयूज का एक अलग कबर्ड होगा। अगर आपको याद हो, एक 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी जो है वहां पे आने वाली थी, वो आज तक नहीं आई। अरामको कोई बहुत बड़ी रिफाइनरी लगाने वाला है, वो पता नहीं अरामको ने 50 मिलियन गो पेट्रोलियम में डाल दी और छा गए वो। ठीक है जी। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हम यहाँ पे इस वक्त जरा नोट करें, और वो ये है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद ज्यादा कब आती है? जब उनकी सिक्योरिटी का कोई मसला होता है। अब आप देख लें कि जो इसराइल ने अभी हरकत की है, इवन दो सऊदी से उनको इतना खास डर नहीं है, लेकिन जो लबनान पे हमला किया है तो उससे शायद सऊदीज को कहीं ऐसा ना लगा हो कि यार ये मामला एस्केलेट ना हो जाए। सऊदीज कैन नॉट डिफेंड देमसेल्फ, ये बात उनको भी पता है, जबकि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट गल्फ वॉर 1992-91 की गल्फ वॉर के बाद से सऊदीज हैव इन्वेस्टेड हंड्रेड्स एंड बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने अपने डिफेंस पे इन्वेस्ट किए, लेकिन सऊदी फोर्सेस की, आर्म फोर्सेस की वो बात नहीं है। अभी भी उन्हें जब इंटरनेशनल फोर्स बनानी थी तो आपको पता है कि उन्होंने किसको बुलाया था, अभी भी शायद वो वहीं पर ही बैठे हुए हजरत। सो कहने का मतलब ये है कि इसको इस नजरिए से भी आप देखिए, इस लेंस से भी आप जरूर देखिए कि शायद सऊदीज को पाकिस्तान की याद इसलिए भी आ रही हो कि इसराइल का कहीं दिमाग खराब हो गया, कुछ इधर से मिसाइल जा रहा है, रास्ते में सऊदी अरब पे गिर गया, इस तरह की चीज। सो पाकिस्तान शायद हो सकता है, एंड देन दैट गिव्स अ बिग एज टू पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इन दिस एंटायर थिंग। बिकॉज अगर आप देख रहे हो सऊदीज के साथ जितनी भी ये डीलें हो रही हैं, उसमें एक साहब आपको काफी प्रोमिनेंस के साथ नजर आ रहे हैं। बल्कि आजकल पाकिस्तान के तमाम माशी मामलों में हमारे जो यूनिफॉर्म्ड जनरल हैं वो आपको काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। बल्कि वो शायद एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, एक चाइनीज़ को कोई वो ट्रॉफी दे रहे थे तो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने चाइनीज़ को बोला यार मैं भी खड़ा हुआ हूँ। सो आई थिंक ये सऊदीज़ का सिर्फ ये वाली गेम मुझे इस वक्त फ़िलहाल नज़र आ रही है।
स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। Right. ये बताएं कि सर स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। 85,000 के आसपास है मार्केट। राइट हल्का सा रिवर्स हुई है, 86 को टच किया था, मगर बहुत से शेयर्स आदिल भाई लोगों को रुला रहे हैं, जैसे कि खास तौर पर पावर सेक्टर हबको देख लें और जितने भी शेयर्स हैं। बिल्कुल। तो आदिल भाई ये तो बात अब तय है ना कि इनसे अब रीनेगोशिएशन चल रही है, तो ये शेयर्स का अब क्या होगा आदिल भाई, जब ये दोबारा से सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस वजह से ये लोग ये डाउन हो रहे हैं? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से आई थिंक पावर सेक्टर आप जानते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फैसल आप भी स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, वो एक बड़ा स्वीट हार्ट एक सेक्टर रहा है। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हबको जिसमें हो गई, कैपको आप देखिए, कैपको कुछ नहीं प्रोड्यूस करता, वो सिर्फ अपने कैश फ्लो की बुनियाद पर जो है वो चल रहा था। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस जो है वो लिए जा रही हैं। सो हमारे यहाँ अगर आप नोट करें तो पिछले कोई तकरीबन एक साल से, एक साल भी नहीं कहूँगा मैं, सबसे पहले इसमें हमारे जो ये एप्टमा वाले हजरत थे, इनको लॉन्च किया गया था कि जी इन पावर कंपनीज के बारे में एक पूरी बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन लॉन्च की गई थी। गौहर एजाज की बात, गौहर एजाज की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जी। अगर आप याद हो, उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। तो आपने ये देख लिया जी, हुकूमत ने बताया 6 कंपनियां थी, उसके बाद उसमें 5 को डिसाइड किया गया। एक कंपनी की जो है ना वो जान बख्शी कर दी गई है, बिकॉज उस कंपनी में वाकई कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर था। बाकी तो आपको पता है हमारे यहाँ फेक फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन यस, आई थिंक इस वक्त पावर कंपनीज अगर आप देखें तो सब रेड में है। स्पेशली हबको का जो फॉल हुआ है वो तो एक स्पेक्टेकुलर फॉल हुआ है, और उसमें नेचुरली आई थिंक उनका सबसे बड़ा प्लांट जो है वो उसका लिटरली स्विच ऑफ करवा दिया गया है। एंड जाहिर है इस वक्त एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। स्टॉक मार्केट इज, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है, मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लोग इस वक्त जरा सहम गए हैं, और द ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट राइट नाउ। बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये कहते हैं, बल्कि इनफैक्ट वॉरेन बफेट साहब की भी स्ट्रैटेजी यही है, यू बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम देखिए, हर कंपनी के अपने डायनामिक्स होते हैं। अगर आप रॉश पावर की बात कर लें, वो कितने डाइवर्सिफाइड हैं, आई डोंट नो। अगर आप लार पीर की बात करें, इट्स अ सिंगल पावर प्रोजेक्ट कंपनी, इवन दो ग्रुप पीछे निशात बड़ा है, बट हबको इज अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। यस, सबसे बड़ा प्लांट उनका जो पाकिस्तान का पहला आईपीपी और सबसे बड़ी उस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, वो 2027 में खत्म होना था, और उसको उन्होंने जो है ना वो खत्म करवा दिया। ज़ाहिर है इस टॉपिक पे हम आ सकते हैं कि कैसे खत्म किया गया, क्या हुआ इस चीज़ के हवाले से, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है दैट हबको इज स्लाइटली डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू दी अदर कंपनीज। उसके पास ज़ाहिर है और भी प्लांट्स हैं, जिसमें लकीली फॉर हबको चाइनीज पार्टनर्स हैं उनके। सो चाइनीज जहाँ पे आते हैं वहाँ पे आपको पता है कि वो फिर सिदरतुल मुंतहा है हमारी, पर जलते हैं हमारे यहाँ जो है वो हर एक के पर जल जाते हैं, उसके आगे वो नहीं जा सकते। एंड देन हबको हैज गॉट दिस अपना एक कार्ड जो BYD वाला है, जिसको ज़ाहिर है मार्केट अगस्त में ही फैक्टर इन कर चुकी है। But what if they launch it? A lot of people saying it could be the next Sasgar, it could be the next Havel, और ये सारी चीजें। जब तक गाड़ी, वो seeing is believing वाली बात, जब तक गाड़ी नजर नहीं आती आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन yes, I think इस वक्त आपको बड़ा डेयरिंग इन्वेस्टर होना पड़ेगा पावर सेक्टर में इस वक्त इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि all the red flags are out there and the government has been ruthless। जिसे कहते हैं ना ruthless, वो है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करने के लिए। सो मुझसे काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मैंने हबको इज जनरली अ कंपनी दैट वाज पिछले 2 साल से मेरे पोर्टफोलियो में होती थी, और मैंने लोगों को बोला भी। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे हैं दिल भाई आप क्या करें, आप क्या करें। आप निकल गए या नहीं निकले? नहीं, मैं दैट्स अ फेयर क्वेश्चन। सो आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने अपना स्टेक कम जरूर किया है, बट नो, आई हैवंट रियली फुली ऑप्टेड आउट। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ जो हमने डे वन से स्टॉक मार्केट में, हमारे एक गुरुजी थे जिन्होंने हमें पहली बार इंटरेस्ट पैदा किया, वरना आई वाज अ हार्डकोर म्यूचुअल फंड कस्टमर। यानी म्यूचुअल फंड जाने पैसे डाल दिए और वो कर दिया। 2012 में ये हुआ कि मैंने कहा आई शुड स्टार्ट मेकिंग माय ओन पोर्टफोलियो। एक हमारे दोस्त ही थे जिनको मैं अपना उस्ताद मोहतरम कहता हूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से, उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स गाइडेंस दी थी। मुझे याद है लंच से पहले वो आ गए थे और उन्होंने ये 4-5 पॉइंट्स मुझे बता दिए। वन ऑफ द थिंग वाज डाइवर्सिफिकेशन। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर वेंट ऑन बोर्ड विद एनी कंपनी कि मेरा वो 70-80% 60% स्टेक, नो। मेरा जनरली कोई भी कंपनी जो है वो 15 से 20% के ऊपर मेरा स्टेक उसमें जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में उसका जो है वो शेयर नहीं होता। सो माय पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड। सो इफ आई टेक हबको आउट, माशाल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग पोर्टफोलियो स्टिल। आई ब्रिंग इन, आई एम स्टिल इन द ग्रीन। लेकिन और कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है यार, एक मिडिल क्लास बंदे का क्या होगा पोर्टफोलियो। लेकिन मैं यही बोलूंगा, आई हैवंट रियली गिवन अप
ऑन द कंपनी एंटायरली। शायद अक्सर होता है ना कि आप कुछ कंपनियों से मोहब्बत सी हो जाती है और आप उसके शेयर का फिर निकाल नहीं रहे होते, सो आई एम स्टिल कीपिंग सम शेयर, देखते हैं। सही है। और ये आप हपको के बारे में तो पॉजिटिव हैं, और बाकी नहीं, बाकियों के बारे में तो मेरे ख्याल से देखिए, अब जो सवाल देखें, अभी जो इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट किए हैं फैसल। अच्छा आदिल भाई, एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वैसे होता क्या है, जैसे अभी 2027 में हपको का एक्सपायर होना था एग्रीमेंट, उसके अलावा और भी काफी कंपनीज 2027 में वो हो रही हैं, तो उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने थे, ये जो लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में, तो क्या ये शेयर बायबैक करती हैं? शेयर बायबैक तो नहीं करती, ये डेफिनेटली हो सकता है दे वुड ऑलरेडी बी वर्किंग ऑन सम कि आगे क्या करना है। देखिए, अच्छा, ये कोई और प्लान दे देती ये है? अपना कोई प्लान दे। देखिए, हपको के पीछे जो ग्रुप है, इट्स अबीबुल्ला खान मेगा ग्रुप, जो पाकिस्तान का एक बड़ा ये पाकिस्तान का बड़ा लो प्रोफाइल ग्रुप है। लेट्स बी फ्रैंक, आई मीन ये कोई आरिफ हबीब नहीं है, ये कोई मियां मंशा नहीं है, एकेडी नहीं, एकेडी नहीं है। मलिक रियाज तो वैसे ही स्टॉक मार्केट वगैरह में एक जमाने में शौक हुआ था उनको, लेकिन वो ना कोई लिस्टेड है कंपनी इनकी, ना कुछ, एटलीस्ट आई बिलीव नहीं हो, पीछे कोई छुपे हुए हो तो मुझे नहीं पता, कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो काफी सारे में। लेकिन हबीबुल्ला खान साहब के पास 2-3 अभी भी चीजें हैं, लाइक आई मीन ऑफ कोर्स यार, आई मीन हपको में दे आर गेटिंग पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया खत्म, बट थिंक 42 बिलियन रुपीज दे आर गेटिंग। व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद दैट 42 बिलियन, दैट रिमेन्स टू बी सीन। देव गॉट BYD। अब ये डिपेंड करता है BYD में वो कितना इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, BYD का जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो याद रखिएगा, आई थिंक हमने लास्ट टाइम इस पे शायद बात भी की थी जब लास्ट मंथ हमने प्रोग्राम किया था। BYD सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाता, BYD हाइब्रिड कार भी बनाता है। पाकिस्तान राइट नाउ इज अ हाइब्रिड मार्केट, यानी हाइब्रिड गाड़ियां पाकिस्तान में चल जाती हैं। हैवल की जो HEV है, वो इतनी महंगी गाड़ी होने के बावजूद यू सी देम ऑन द रोड, बल्कि कराची में तो हमें कम नजर आती हैं। जरा आप पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर जाएं, यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन यू सी, तब आपको अंदाजा होता है कि इसका शेयर प्राइस क्यों ऊपर गई है, बिकॉज इनकी सेल, अभी आप नंबर्स भी देखे होंगे आपने, बड़े जबरदस्त इनके साजगार के जो है वो नंबर रहे हैं। तो हर कंपनी अपनी कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर करके बैठी हुई होगी। अब ये तो हरगिज नहीं कि यार बस हमारा प्लांट जो है वो रिटायर हो रहा है। हपको में सिर्फ उनको ये था कि यार 2.5 साल पहले खत्म हो गया, ये 10 साल भी हो सकता था, ये 5 साल भी हो सकता था, बट 2.5 साल जाहिर है इसका एक सर्टन आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, जब आप डिस्काउंट करके कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके लेकर आएंगे तो उसका एक, और सारे आई थिंक जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने इसकी वर्किंग भी की हुई है। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि काम बंद करके चले जाएंगे वो। नेचुरली आई थिंक दे विल डाइवर्सिफाई इनटू सम अदर बिजनेस, दे विल डू समथिंग, मे बी दे विल मर्ज विद एनी अदर सम बिजनेस या एंटिटी। सो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई कंपनी ऐसी होगी जो अपना ताला लगाएगी और घर चली जाएगी। मे बी दे विल डू समथिंग एल्स। सही है। तो यानी कि इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत से ज्यादा पैनिक हो रहे हैं लोग। मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट, फिर वही बात है, मार्केट इज सेंटिमेंट्स ड्रिवन। मार्केट में एक चीज जो होती है ना, वो होती है भेड़ चाल। बेचो 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 बेचो, ये कॉल आ गई है, बेच दो, मैंने तो तुम्हें बोला था। अच्छा, फिर उसमें वो हमारे जो होते हैं ना, वो होते हैं सबसे मजेदार होते हैं ना, जो हमारे टेक्निकल वाले जो होते हैं। हमारे एक टेक्निकल वाले दोस्त हैं, बड़ा नाम है वो टेक्निकल का, उन्होंने कहा था जी हपको 106 से 109 पे अक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। और मैं सोच रहा हूँ उनको मैसेज भेजूं आज तो 97 पे आ गया भाई, क्या करें हम। तो ये देखिए, मैं अक्सर मजाक में भी कहता हूँ, लेकिन हमारे कुछ दोस्त नाराज भी होते हैं कि ये टेक्निकल की गेम जो होती है ना, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज होती हैं, ये कभी ना कभी हिट हो ही जाता है। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि फलाना शेयर 100 रुपए टच कर गया, अब वो कोई अपना कोई 18 महीने पहले का मैसेज लाके मुझे बताएंगे, देखा मैंने तुम्हें कहा। यार ये तो मैं भी तुक्का मार सकता हूँ यार, EPS का अर्निंग्स पर शेयर निकाल के आप एक बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट टेक्निकल्स आर अबाउट। बट सी, अगर कोई मुझसे इस वक्त पूछे, जो मैंने शुरू थोड़ी देर पहले बात की थी, इफ यू आर अ वेरी डेयरिंग इन्वेस्टर, इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ हपको, या कोई भी कंपनी है जिस पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेयर एक बेट लगाना चाहते हैं तो शायद आप इसमें जाएं। लेकिन इफ इट इज योर वेरी हार्ड अर्न मनी एंड यू वांट टू प्ले सेफ एंड स्टफ, मेरा ये ख्याल है इस वक्त पावर सेक्टर से फिलहाल जरा दूर रहें। हो सकता है 3 महीने बाद आप मुझसे कह रहे हो, आदिल भाई क्या बात की थी आपने यार, जबरदस्त, चेक तो करें यार, ये तो शेयर हाथ ही नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं भाई मजेदार बात बताता हूँ, एंग्रो फर्टिलाइजर, हमारे एक दोस्त हैं, उस दिन अफसोस का मैसेज कर रहे हैं, यार एंग्रो 200 से फिर नीचे आ गया। हमारे एग्जैक्टली वही दोस्त सबसे कुछ महीने पहले जो है कह रहे थे, यार एंग्रो 100 से नीचे आ गया। तो मैं उनको ये बोला, मैंने कहा यार अल्लाह का शुक्र करें, जो है उस पर अल्लाह का शुक्र करें एंड मूव ऑन यार। चलें आदिल भाई, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, स्टेट बैंक का प्रॉफिट 3.4 ट्रिलियन से ज्यादा हुआ है।
लास्ट ईयर से 200% ज्यादा है। बिल्कुल। सर ऐसा क्या स्टेट बैंक ने किया है जो इतना प्रॉफिट? स्टेट बैंक का बिजनेस मॉडल बड़ा मजेदार होता है, आपको पता है। वैसे अगर इसको हम डॉलर्स में करें तो ये मेरा ख्याल है 8 अरब डॉलर से ज्यादा बनता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटिटी है ये इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इतना कोई पैसा नहीं बनाता, 8 इट्स अ ह्यूज नंबर। और देखिए नेचुरली उसकी बहुत बड़ी वजह आपको पता है ये है कि गवर्नमेंट ने एक्सेसिव बोरोइंग की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू। हमने जो पिछले साल आपने जो बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी देखी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन ट्रेजरी बिल्स का है। यानी वो बैंक्स जिनसे 50-50, 60-60 करोड़ रुपए नहीं बनते थे, वो अरबों रुपए का जो है वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं। उसकी सिर्फ वजह यही थी कि इन बैंकों ने ट्रेजरी बिल्स किए हैं। स्टेट बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशंस तवातुर के साथ हुए हैं। गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है वो शदीद बढ़ गई थी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा हमने बोरोइंग की है। ज़ाहिर है स्टेट बैंक तो उसमें पैसा बनाएगा। सो भूखी गवर्नमेंट थी, बैंकों के पास लिक्विडिटी थी इन्वेस्ट करने के लिए, कोई और एवेन्यू था नहीं, उनका इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर चले गए थे। सो जाहिर है स्प्रेड पे जो है वो स्टेट बैंक ने जबरदस्त पैसे बनाए। और स्टेट बैंक जब पैसे बनाता है सो यू नो हु इज द इवेंचुअल बेनिफिशियरी। तो इसकी डिवीजन कैसे होती है? मतलब कितना प्रॉफिट ये स्टेट बैंक के पास रहेगा या हुकूमत पाकिस्तान को जाएगा? ये कहाँ यूटिलाइज कहाँ होगा? ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इवेंचुअली प्रॉफिट होता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ, वो हर बैंक का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका प्रॉफिट गवर्नमेंट को ही ट्रांसफर होता है। अगर मैं गलती पर ना हूं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना प्रॉफिट क्वार्टरली ट्रांसफर कर रहा होता है हुकूमत को, लेकिन इस बार इन्होंने वन गो में जो है वो ट्रांसफर किया है। पाकिस्तान के बहुत सारे बैंक जो है ना वो मतलब पूरे साल का पूरे साल का उन्होंने जो है ना वो वन गो में ट्रांसफर किया। और पाकिस्तान के बहुत सारे बैंक्स इस चीज को फोर्सी नहीं कर पाए। इस वक्त अगर आप देखें एंड आई एम श्योर आपके रडार पे ये चीज होगी कि इस वक्त एक्सेस लिक्विडिटी है पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि देखिए इस वक्त चैलेंज बैंक्स का क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है एडवांस टू डिपॉजिट रेशो का। आपको स्टेट बैंक की रेगुलेशन ये है कि आपका एडवांस टू डिपॉजिट रेशो जो है वो 50% होना चाहिए। यानी अगर आपके एडवांसेस जो हैं वो डिपॉजिट आपका 100 है तो 50 रुपए आपको आगे बढ़ाने ही हैं टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इन्वेस्ट करना है, आपको देना आपको है, आगे कर्जा देना है। ठीक है जी। बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं यहां तक पहुंचने के लिए। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान में देयर हैज बीन अ सीरियस कर्टेलमेंट ऑफ डिमांड। अब हुकूमत कह रही है जी हम इकोनॉमी को हमने रिवाइटलाइज कर दिया एंड ऑल, मे बी दे आर राइट। मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पाकिस्तान के अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमी है, जो आपकी इंडस्ट्री है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है। आप किसी स्टील मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएं, आप किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएं, टेक्सटाइल्स तबाह हो गया है। आपको पता है कि जी अब कबाड़िए के यहाँ आपके यहाँ लूम्स बिक रही हैं। अभी मैंने वीडियो देखी फैसलाबाद की, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं वहां पे। सो कोई बोरो करने को तैयारी नहीं है, किसी को पैसे की नीड नहीं हो रही है। अब बैंक्स परेशान हुए हैं आजकल, उनके पास इतनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है क्योंकि हुआ यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बाय बैक किया है। जो उन्होंने ट्रेजरीज पिछले साल बेची थी अब उन्होंने बाय बैक करनी शुरू कर दी है, बिकॉज उनके पास इतनी लिक्विडिटी आ गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा यार मुझे तो कर्जा अभी नहीं चाहिए, तुमने इतना फंड ट्रांसफर कर दिए हैं मेरे पास, ट्रिलियंस में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो मैं तो इससे काम चला लूंगा, मुझे कोई टी बिल कुछ नहीं करना, बल्कि तुम्हारे पास जो पैसे पड़े उससे भी तुम बैंक से जो है ना वो टी बिल्स वापस ले लो। सो जो शॉर्ट टर्म जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है टी बिल, वो स्टेट बैंक ने अभी एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन, आई थिंक शायद कोई 550 अरब रुपए या 540 अरब रुपए का उन्होंने जो है वो टी बिल वापस लिए और लिक्विडिटी उन्होंने वापस बैंकों को फेंकी है। सो बैंकों को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि हमें लैंड कहाँ करनी है। कंज्यूमर फाइनेंसिंग भी डेड है बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि ये टी बिल्स जो है ये हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनकी आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया होता है, ठीक है। मगर अब जब ये टी बिल्स हुकूमत इनसे नई ऑक्शन पे नहीं लेगी तो ये फिर होगा क्या? इनकी आमदन तो बहुत कम हो जाएगी। इनकी आमदनी पे मेजर हिट लग सकती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, तो इनके शेयर्स तो फिर रुलते हैं, एहतियात करने की जरूरत है। देखिए अंटिल एंड अनलेस दे गेट देयर एक्ट टुगेदर, यानी कुछ इकोनॉमिक डिमांड जो है वो ऊपर जाती है, थोड़ी बहुत हालात जो है वो बेहतर होना शुरू होते हैं इकोनॉमी के। IMF ने अभी एक पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक कमेंट्री लिखी है। ये अभी आई थिंक 10 अक्टूबर को जो है रिलीज हुई है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रीड। जिसको भी पाकिस्तान के माशी मामलात में दिलचस्प है कि IMF पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे देख रहा है, उसमें उन्होंने इस कोलूजन की बात की है बिटवीन द स्टेट एंड पाकिस्तानी बैंक्स के यार इस वक्त पाकिस्तानी बैंक्स की पार्टी लगी हुई है। और वो इसी तरह उनका, जैसे UBL की मैं मिसाल दूं, UBL की अनबिलीवेबली, यानी मैं कहूंगा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई उनका एक्सपोजर है टुवर्ड्स द ट्रेजरी बिल। सो ये आने वाले दिनों में इनके लिए एक चैलेंज बन सकता है अपनी इस प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ये एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए, ठीक है जी।
हाउएवर लेट्स सी कि अगर कोई पाकिस्तान में एक डिमांड जो है वो क्रिएट होती है, मसलन इंडस्ट्रीज की भूख जो है वो बढ़ जाती है, ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए पैसे देने पड़ जाएं, कंज्यूमर फाइनेंसिंग में अगर दोबारा जो है वो कुछ इजाफा हो, तो शायद इनकी कुछ बचत हो जाए। वरना आइंदा दिनों में तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम इस साल ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा शायद ट्रेजरी बिल्स पे इनको इन्वेस्टमेंट के मौके अब ना मिले। आई थिंक पिछले 2 ऑक्शंस में आई थिंक स्टेट बैंक ने सारी की सारी बिड्स रिजेक्ट की हैं। अच्छा, सारी की सारी बिड्स रिजेक्ट की हैं। सिर्फ शायद एक, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, एक टर्म पे उन्होंने जो है एक 6 महीने या 1 साल पे किसी पे शायद थोड़े से उठाए, या शायद वो भी रिजेक्ट किए हैं बिकॉज उनको जरूरत ही नहीं है इस वक्त। वो जिस पे उनको बोरो करने का सोच रहे हैं बैंक्स, वो ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक कहता है हटाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा हमें। सो बैंक्स को अगर कंज्यूमर फाइनेंसिंग करने में, लेकिन कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए भी तो आप देखें ना, इस वक्त हालात साजगार नहीं है यार। पीपल कांट अफोर्ड टू बाय कार्स राइट नाउ। एक सर्टन पाकिस्तान की एक क्लास है जो उस वक्त गाड़ियां खरीद सकती है। वो जो मासेस खरीदा करते थे, छोटी आल्टोज एंड स्विफ्ट्स, वो उस वक्त नहीं खरीद पा रहे हैं बिकॉज लोगों की परचेजिंग पावर बहुत बुरी तरह कर्टेल हुई हुई है। मॉर्गेजेस, आई मीन टॉक अबाउट योर होम ट्रांजैक्शंस, आप जरा जाके देखें बड़ी बड़ी सोसाइटीज के ऑफिस में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं बिकॉज पीपल डोंट हैव द लिक्विडिटी राइट नाउ, पीपल डोंट हैव, वो उनकी इस वक्त डिमांड नहीं है। सो ये बैंक्स कहाँ पैसा लगा रहे होंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, इनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनको ये फिगर आउट करना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज देयर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी बैडली हिट, बिकॉज स्टेट बैंक इन पे बहुत बड़ी पेनल्टी लगाएगा अगर इन्होंने 50% एडीआर रीच नहीं किया। सो वो जो रेजिडुअल अमाउंट होगा, जैसे जैसे 4% का रह गया, तो स्टेट बैंक उस पर एक बहुत बड़ा टैक्सेशन जो है वो लगाता है। सो बैंक्स में या आई थिंक इफ दे डू नॉट गेट देयर एक्ट टुगेदर, तब तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो इतना इन्होंने एंजॉय किया है 2022, 23, 24 में, आई थिंक वो बड़ी बुरी तरह हट होगी। तो अदिल भाई, बैंक्स जो है वो स्टॉक मार्केट में भी तो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी चांस है कि ये यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ाएं? ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि नहीं, बट दिस इज नॉट एडवांसेस, ये इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एडवांसेस जो है वो तो किसी को लोन देने वाली बात होती है, वरना मौका दें तो आप बैंक्स अपने सारे ही पैसे कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना कर दें, नहीं। वो उनकी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो अलग होती है, उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अलग हैं जो उसमें ऑपरेट कर रही होती हैं। लेकिन ये इनके एडीआर डिपॉजिट में जो है ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। सही। अभी अदिल भाई, ये खबर और भी आई है कि ऑटो फाइनेंसिंग के बहुत अच्छे रेट आ रहे हैं। अभी मीजान बैंक का गालिबन 7.998% Yes. पर फाइनेंस कर रहे हैं वो। Yes. ये कहानी क्या है? ये भी यही भी रीजन है आप जो यार, बता ये रहे हैं? इसकी इससे बड़ी मिलती जुलती रीजन है इसकी। बहुत अच्छा रेट है ये वैसे। बहुत जबरदस्त रेट है। आई थिंक ये बड़ी एक लैंडमार्क किस्म की एक प्रोडक्ट आई है बिकॉज यही मीजान बैंक शायद मेरे ख्याल से अब से 2 महीने 3 महीने पहले 17-18% पे लेंडिंग कर रहा होगा गाड़ियों के लिए, अचानक ये 8% पे आ गया। देखिए, इसके लिए 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो वो बैंक की लिक्विडिटी वाला फैक्टर तो है ही है, लिक्विडिटी कहीं ठिकाने लगानी है, उन्हें कुछ करना है। दूसरा, जो किया मोटर्स है, जो लकी मोटर्स है, अगर आपको शायद पता हो तो वो भी, क्योंकि उनकी भी सेल बड़ी बुरी तरह हर्ट हो रही है। और देखें, किया की जो सबसे सक्सेसफुल कार थी वो थी स्पोर्टाज, जो भी कहना चाहें आप उसको, बट स्पोर्टेज जो है उसकी सेल बुरी तरह हिट हुई है हैवेल की वजह से। उसने जो थोड़ी बहुत सेल हो रही थी, पाकिस्तान में इस वक्त जो सेल हो रही है गाड़ियों की, वो ज्यादा क्रॉसओवर एसयूवी सेगमेंट ही जो है वहां पर हो रहा है। अब उन्होंने, अगर आपने ऐड देखो, किस्तों पे गाड़ियां देनी शुरू कर दी थी कि आप 2 साल में या 18 मंथ्स की मेरे ख्याल से वो इंस्टॉलमेंट कंपनियां डायरेक्टली किस्तों पे कंपनियां डायरेक्टली दे रही थी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मीजान की और लकी मोटर्स की आपस में कोई डील हुई है जिसमें उन्होंने कहा है, मीजान ने उनको ये बोला है कि यार आप क्यों दे रहे हैं यार, मैं आई विल डू ऑल द लेग वर्क एंड एवरीथिंग फॉर यू एंड आई विल डू दिस एंड आई विल डू इट एट अ वेरी अट्रैक्टिव रेट बिकॉज मेरे पास बहुत इस वक्त डिपॉजिट पड़ा हुआ है जो कि मैं यहाँ पे लेंड कर सकता हूँ। तो आई थिंक इट वुड हैव मेड सेंस फॉर किया मोटर्स। बहुत मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग है ये किया लकी मोटर्स और पूजो की जो इनकी कार्स हैं। सो उसका आई थिंक हाफ ऑफ द रीजन इज एक्सेस लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी पे स्टक होती मीजान बैंक, तो मेरा ख्याल से कभी भी ये प्रोडक्ट वो नहीं लेकर आते। सही है। तो आपको लगता है बाकी बैंक में आएंगे इस तरफ और हमारा फायदा होगा, आवाम का फायदा आवाम होगा? का तो फायदा, हाँ, अगर जेब में कुछ जिनके होगा तो। जिनकी जेब में होगा, बिल्कुल ऐसी है। गाड़ी लोगों की एक बड़ी एस्पिरेशनल परचेज होती है। इवन तो मैं बड़ा खिलाफ, मैंने अपनी जिंदगी में एक सर्टेन टाइम गाड़ियों की फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट देखी है, लेकिन मैं हमेशा अब, क्योंकि अब जरा पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा एक खास एरिया है, मैं लोगों को अपनी गाड़ियां अपग्रेड करने से डिस्करेज करता हूं बिकॉज दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपेंसेस दैट यू कैन मेक। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन एक बड़ी एस्पिरेशनल ये एक चीज होती है और हमें ऐसा लगता है कि एक मैं सर्टेन स्टेटस पे या लेवल पे पहुंच गया हूं तो मैं ये गाड़ी चला रहा हूं एंड ऑल। सो अगर बाकी कंपनियां भी इस तरह की डील्स हासिल करने में दूसरे बैंकों से कामयाब हो जाती हैं तो लोगों का ही भला होगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एज वी स्पीक राइट नाउ
काइबोर जो है ना वो वर्चुअली इररेलेवेंट सा हो गया है। इतनी लिक्विडिटी मार्केट में बैंकों के पास अवेलेबल है कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को सुना है काइबोर -11 पे उन्होंने जो है उनको फाइनेंसिंग मिली है ट्रेड करने के लिए। सो आप समझ सकते हैं कि उन्हें काइबोर इस वक्त कहाँ जाता है, अगली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी रेट्स जो हैं वो माइनस काइबोर पे जो है वो बैंक्स जो हैं वो कुछ बैंक्स जो है वो लैंड कर रहे हैं। तो कंज्यूमर का फायदा है। 2-2.5 साल बहुत मुश्किल हमने गुजारे हैं, तो उसके बाद जरा कुछ शायद फायदा हालात अच्छे हों। कि अभी आप टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि फैसलाबाद में लूम्स बिक रही हैं, कौड़ियों के मॉल बिक रही हैं और ये हो रहा है। आईएमएफ ने ये कहा है कि ज़राअत के ऊपर और टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है और आप इस पर टैक्स लगाएं। चलें, एग्रीकल्चर तो समझ में आता है, अगर टेक्सटाइल पर मजीद टैक्स लग गया तो क्या होगा? अभी आप बता रहे हैं कि ये हाल है। देखिए वो तो अच्छी नहीं है। मुझे एग्री टेक्सटाइल का मुझे भी सुन के ये थोड़ा सा ये आई थिंक डॉन में कुछ दिन पहले ये मैंने खबर पढ़ी थी उनकी, बल्कि ये लीड थी डॉन की है, उस दिन हेडलाइन थी कि उन्होंने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल दोनों पे बोला है कि भाई आप टैक्सेशन जो है वो उस पर लगाएं। देखिए टेक्सटाइल पाकिस्तान का सबसे लाडला सेक्टर रहा है, एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। वो जो एक रेंट सीकिंग की एक टर्मिनोलॉजी आती है, मैंने हमेशा ये रेंट सीकिंग की टर्मिनोलॉजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रेफरेंस से ही हमेशा सुनी है कि जी दे हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज, इन्होंने बड़ा एंजॉय किया है। और देखिए ऐसी इंडस्ट्री, या तो हम चाइना बन जाएं कि हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए डंपिंग भी कर दें, उन्हें सब्सिडीज भी दें, सब कुछ दें। हमारे जैसे मुल्कों के लिए बड़ी डबल वहमी वाली सिचुएशन ये बन जाती है। एक तो हमें एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट होता है, आप एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, आप टैक्सेशन वगैरह उनको प्रेफरेंशियल रेट्स देते हैं, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस वगैरह क्या क्या कुछ नहीं ऑफर किया जाता। उसके बावजूद इन इंडस्ट्रीज का इतने सालों बाद भी ये कहना कि अगर आपने हमसे ये फेवर्स ले लिए तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बांग्लादेश में यूटिलिटी प्राइसेस इतनी हैं, इंडिया में उतनी हैं, फलाने में। देखिए कुछ हद तक इनकी ये बात ठीक भी है, यूटिलिटी प्राइसेस पाकिस्तान में रिडिकुलसली हाई, वो एक अलग डिस्कशन है, जाहिर है। तो सबके लिए ना दिल भाई, इनके लिए थोड़ी है नहीं, लेकिन मसला ये आता है कि आप सबके लिए, मैं अगर अपने पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो आई एम नॉट कम्पीटिंग विद समवन इन बांग्लादेश यार, बट टेक्सटाइल वाला जो है या गारमेंट्स वाला तो कम्पीट कर रहा है बांग्लादेश के साथ ना। वो तो ये देख रहा है कि बांग्लादेशी जो है वो इतने पे पर यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और मैं पाकिस्तान में बैठ के उतने पे कर रहा हूँ, तो अगर हुकूमत मुझसे ये बेनिफिट भी ले लेगी तो फिर मैं कैसे compete कर पाऊंगा। सो मेरा ये ख्याल है आईएमएफ की डिमांड, आईएमएफ चाहता क्या है? आईएमएफ चाहता है मार्केट इकोनॉमी। वो कहता है कि जी आप लेजे फेयर जो होता है कि यार आप छोड़ दें यार, आप इनविजिबल हैंड, आप अगर इसमें कंपेटिटिव एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज आपका होगा आप सर्वाइव कर जाएंगे, वरना ये इंडस्ट्री खुद ब खुद कहीं ना कहीं जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगी। आप टेक्सटाइल बंद करके आप कुछ और जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये इनका बेसिक प्रिंसिपल एक कैपिटलिस्ट मॉडल का ये होता है कि यार स्टेट को हर चीज में इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वही कहते हैं जी बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब आईएमएफ ने डिमांड की है, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर रेजिस्ट तो जरूर करेगी, बिकॉज टेक्सटाइल से इन हालात में जो इस वक्त टेक्सटाइल पे हालात गवर्नमेंट्स पे बहुत बुरे चल रहे हैं, और उसमें अगर जो बाकी मानदा कुछ इनको फेवर्स बचे कुछ रह गए हैं वो भी इनसे वापस ले लिया गया, तो ये काफी डेट्रीमेंटल होगा इनके लिए। और ज़राअत का क्या देखते हैं? ज़राअत तो देखिए पाकिस्तान का क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है, ये मुल्क तो चलाने वाले ही ज़ाहिर है वो लोग हैं, जितने भी आपको बड़े सियासतदान मिलेंगे सब मिलेंगे। मैं कभी कभार बड़ा हैरान भी होता हूँ कि अक़वाम ये आईएमएफ जो है वो सैलरी पे टैक्स बढ़ाने को बोलता रहता है। ये सारी व्हाई डोंट दे एवर पुट देयर फुट डाउन ऑन एग्रीकल्चर? हो जाएगा या नहीं, देखें आईएमएफ अगर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेगा तो ये हो जाएगा। आईएमएफ का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल से मिला है, इट्स बिन अ टफ वन। क्या आईएमएफ इनसे इन्फोर्स कराने में कामयाब हो जाएगा? जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इनका जो इसी गवर्नमेंट का जो उस वक्त तो नून लीग गवर्नमेंट हुआ करती थी, पिछले प्रोग्राम में तो आईएमएफ ने इनको बड़ी लीनियंसीज शो की थी, बहुत उनको बहुत ज़्यादा वो दी मिला करते थे, डिविएशंस मिल जाया करती थी। इस बार ज़रा आईएमएफ सख्ती कर रहा है। सो मुझे कुछ उम्मीद जागी है कि यार बहैसियत एक सैलरीड पर्सन मेरी ये उम्मीद जागी है कि इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये कुछ हद तक शायद इम्प्लीमेंट हो सकता है। मगर अदिल भाई ओवरऑल अगर हम देखें ये अच्छे इकदाम तो हो रहे हैं ना। अगर देखें एग्रीकल्चर पर पहले टैक्स नहीं था, अब लग रहा है, चलें आईएमएफ के कहने पे लग रहा है, और दूसरा आप कह लें प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत टैक्स लगा है, फिर ये हमारे आईपीपी से जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये सब ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा तो हो रहा है या नहीं इकोनॉमी के लिए? कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इनको कहा जाता है, और ये तो हमको बहुत साल पहले कर लेने चाहिए थे, जो कि अब आईएमएफ हमसे मजबूरन करवा रहा है।
IMF हमसे कुछ ऐसे भी काम करवा रहा है जो कि हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं और हमारी इकोनॉमी के लिए ज़ाहिर है तकलीफदेह हैं। आम आदमी पे बहुत लेकिन असर पड़ आम रहा आदमी पे उसका बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन ये स्ट्रक्चरल देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, इस वक्त पाकिस्तान में धमा चौकड़ी क्यों मची हुई है फैसल? हमारे जो किस्मतों को डिसाइड करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगले 3 से 4 साल तक अगर हम इस निज़ाम को कंटिन्यू कर जाएंगे तो पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। ग्रीस की मिसाल हमारे सामने है। ग्रीस एक बहुत ही खौफनाक ऑस्टेरिटी में जो है वो घुसा था और उस खौफनाक सी ऑस्टेरिटी में घुसने के बाद वो मुल्क काफ़ी हद तक, बल्कि अब तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी जो कही जाती है कि IMF प्रोग्राम में जाने के बाद थी। इनको भी ये लग रहा है कि यार ये 3-4 साल हम सख्ती कर लें, लोगों को प्रेश दबा लें, अगर कोई सर उठाए तो उसको दबा दो, कुचल दो, जो भी कर लो। इनको ये लगता है कि 3 से 4 साल में शायद ये सिस्टम अगर चलता रहे तो हम स्ट्रक्चरली इस इकोनॉमी को जो है ना वो फिक्स करने में कामयाब हो जाएंगे। कितना कामयाब होंगे मुझे नहीं पता। देयर आर फेलियर केसेस एज वेल। कभी अर्जेंटीना भी ऐसे ही समझता होगा। वहाँ इजिप्ट के की मिसाल है हमारी। इजिप्ट की मिसाल आपके सामने। देखिए इजिप्ट के साथ जो है ना वो फिर ये पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिक्स है इजिप्ट की, वो उनको बड़ा हेल्प करती है। इजिप्ट को ये बात पता है कि उनको वेस्टर्न कंट्रीज बैंकरप्ट नहीं होने देंगे, ये बात याद रखिएगा। और मुझे अभी पाकिस्तान का जो IMF के साथ प्रोग्राम हुआ है उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को भी डिफॉल्ट नहीं होने दिया जाएगा। किन टर्म्स पे ये एक अलग बात है। इजिप्ट की टर्म्स हमेशा पाकिस्तान के मुकाबले, इजिप्ट को जो टर्म्स मिलेंगी वो पाकिस्तान के मुकाबले में हमेशा हल्की मिलेंगी। इट्स अ जियोपॉलिटिकल रोल दैट इजिप्ट हैज़ ऑलवेज प्लेड एज अ गारंटर ऑफ इजराइल सिक्योरिटी और अमेरिकन इंटरेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान के पास अब कोई जियोपॉलिटिकल कार्ड खेलने को नहीं बचा है। ये एक चांस आया है अभी जो हालात ख़राब हुए हैं, सो उससे शायद कुछ लोगों में उम्मीद जागी है कि सर आई एम हेयर सर, कोई काम दें, कोई काम दें सर भाई। सऊदी अरब ने तो दिया है थोड़ा। सऊदी अरब का देखिए वो हमने शुरू में ही बात कर ली थी ना, वो तो मैं बड़ा श्योर हूँ उसमें। जो अचानक इतनी मोहब्बत है कहाँ से जाग गई? मोहब्बत है सचियाँ जो सऊदी लिफ्ट नहीं करा रहा था आपको थोड़े दिनों पहले, अब उनका इतना हाई लेवल डेलीगेशन कि वो अल बैक लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, ये लेकर आ रहे हैं, फलाना लेकर आ रहे हैं। समझा करें कहानियां सर। सो आई थिंक इजिप्ट एक फेलियर स्टडी है। कुछ भी कर लें IMF, वो भी हमारी तरह हर वक्त IMF में घुसे रहते हैं, नई मेहनत करते हैं वो लोग अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन अगर एक बार पाकिस्तान की कम से कम ये इकोनॉमी में स्ट्रक्चरली चीज़ें ठीक हो जाएं, NFC अवार्ड, इवन दो IMF ने क्लियरली बोल दिया कि NFC अवार्ड में अभी हम नहीं घुस रहे हैं, थोड़ी सब्सिडीज हम कम कर दें, ये सारी चीज़ें हों, एक मुश्किल फेस तो गुजरेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ज़ाहिर है ये अच्छी चीज़ें ही हैं। चलें अदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा थैंक यू सो मच।